Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope everybody will be doing fine. आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम लीव किया था। लास्ट टाइम हमने देखा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, मोशनल ईएमएफ क्या है और फ्लक्स रूल वो क्या है और उसको कैसे आर्बिट्ररी शेप पर अप्लाई कर सकते हैं। आज हम चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। हम लोग स्टडी करेंगे क्वाज़ास्टैटिक फील्ड्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वी विल बी स्टार्टिंग विद द फैराडेज लॉ। अब यहाँ पे बताती चलो मैं आपको कि हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड जो है ना 1820 में ही वाज द फर्स्ट वन जिसने पॉइंट आउट किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो है दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे आर समहाउ लिंक्ड विद ईच अदर। इससे पहले जो जनरल कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को लेकर वो यही था कि दे आर सेपरेट। लेकिन अर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट जो यकीनन आपने परफॉर्म भी किया होगा अपने मैट्रिक में, इट वॉज लाइक दिस कि करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आपके पास जो करंट का डायरेक्शन है वो है ये आई आई का डायरेक्शन अपवर्ड है यू इस तरफ। और जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द उसने कैंपस नीडल रखा तो व्हाट ही हैड इज कि उसने ये ऑब्जर्व किया कि इसके गिर्द दायरे में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और अगर इसको राइट हैंड रूल से उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करें तो ये आपके पास यहाँ पर देख रहे हो कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाता है। तो फ्रॉम दैट अर्स्टेड ने ये जो है वो स्टेटमेंट दिया कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें जो चेंज है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी चीज को लेते हुए 1831 में माइकल फैराडे ने भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान में ये जो रिलेशन है उसको मजीद जो है वो स्टडी किया। और उसने ये आइडिया प्रपोज किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है दे गिव राइज टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, उसके वो तीन मशहूर एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको वन बाय वन देखेंगे और उस पे डिस्कशन करेंगे। एंड देन वी विल कम बैक टू हिज असम्पशन के जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं दे गिव राइज टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही डिड वाज, इसकी डायग्राम आपके सामने है, ग्रिफिथ से है ये चैप्टर 7 में। कि सबसे पहले उसने ये किया कि जो शेडेड रीजन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये इनसाइड जो है इनटू द पेज पॉइंट कर रही है। अब उसमें उसने एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया एंड यू कैन सी कि इस लूप के अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स मौजूद यानी कि बैटरी वगैरह मौजूद नहीं है। ये सिंपली एक क्लोज्ड लूप है। दिस इज सम रेजिस्टेंस, कोई लोड हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, एनीथिंग जो रेजिस्टेंस के तौर पर, रेजिस्टर के तौर पर वर्क कर सके। तो अब होता क्या है कि उसने इस लूप को, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v के साथ दाएं तरफ राइट साइड पे खींचा। जैसे वो राइट साइड पे इसको खींचता है तो क्या होता है कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है और इस लूप के अंदर करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि अब उसने इस लूप को नहीं छेड़ा, उसको उसकी जगह पे स्टेशनरी रहने दिया है, उसे चेंज नहीं किया। हाँ, लेकिन जो आपका मैग्नेट था उसका, उस मैग्नेट को वेलोसिटी v के साथ लेफ्ट साइड पे उसने मूव किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगेन इसके अंदर एक करंट फ्लो किया क्योंकि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ जिसने करंट को विच प्रोड्यूस्ड करंट, और वो करंट रिकॉर्ड हुई। तीसरे एक्सपेरिमेंट में, यानी पहले एक्सपेरिमेंट में लूप को मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड को कुछ नहीं छेड़ा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में लूप को स्टेशनरी रखा है लेकिन मैग्नेट को मूव किया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में व्हाट ही डिड इज कि ना तो उसने मैग्नेट को चेंज किया है, ना ही उसने मैग्नेट को मूव किया है, ना ही उसने लूप को मूव किया है। व्हाट ही डिड इज कि उसने जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है विद टाइम उसको चेंज कर दिया। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगेन एक ईएमएफ जो है वो जनरेट हुआ जिसकी वजह से इस लूप के अंदर करंट फ्लो किया। सो दीज वर थ्री एक्सपेरिमेंट ऑफ हिज।
अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि व्हाट डू दे इम्प्लाई। अच्छा, अगर पहले वाले एक्सपेरिमेंट को आप देखें तो पहला एक्सपेरिमेंट कोई नई चीज नहीं है, सिंपली इमोशनल ईएमएफ है जो कल हमने स्टडी किया। और इसका रिलेशन अगर आप फ्लक्स रूल के अकॉर्डिंग देते हो तो फ्लक्स रूल में तो फ्लक्स रूल के अकॉर्डिंग ईएमएफ जो है वो सिंपली आपके पास क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, जहाँ पे फाई जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो जब भी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा आपके पास ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जैसे कि कल हमने इसको थॉरोली डिस्कस किया है। अच्छा, आप जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, दूसरा एक्सपेरिमेंट भी अगर देखा जाए तो वहां पे भी जो ईएमएफ जनरेट होता है उसकी अमाउंट उतनी ही होगी जितनी आपके पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आपका जो लूप है वो स्टेशनरी है लेकिन आपका जो मैग्नेट है उसको मूव किया जा रहा है, तो होना तो यही चाहिए कि दोनों सूरतों में आपके पास ईएमएफ की वैल्यू सेम आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क, ये चीज अब हम जानते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ फैराडे वहां पे तब चीजें डिफरेंट थी। दे डिडंट हैव दैट मच नॉलेज कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का बहुत डीप नॉलेज दे डिडंट हैव। तो अगर आप पहले वाले एक्सपेरिमेंट में देखो तो पहले एक्सपेरिमेंट में आपके पास जो है चूंकि आपने लूप को मूव किया, चार्जेस मूव किए, चार्जेस चूंकि मूव कर रहे हैं दैट्स वाई मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसके ऊपर एक्ट हुई। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखो तो आपने लूप को मूव नहीं किया है, तो लूप को चूंकि मूव नहीं किया तो दैट मीन्स कि आपके जो चार्जेस हैं जो लूप में वो स्टेशनरी हैं, और स्टेशनरी चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती है। तो अपेरेंटली देखने में उस टाइम के अगर एक्सप्लेनेशन को चेक करो तो दोनों चीजें डिफरेंट लगती हैं, लेकिन ईएमएफ की अमाउंट जो है वो सेम आई। तो यहाँ पे फैराडे ने जो है वो बड़ा एक इंटेलिजेंट गेस किया, और इंटेलिजेंट गेस उसका क्या था कि क्या फिर और रीजन है कि बेशक यहाँ पर तो लूप मूव किया, इमोशनल ईएमएफ, ठीक है, एक रीजन समझ आती है कि मैग्नेटिक फोर्सेस के चेंज वो एक्ट किए जिसकी वजह से आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। लेकिन दूसरे केस में तो आपने मूव नहीं किया था, तो उसके बावजूद आपके पास ईएमएफ की सेम अमाउंट आ रही है, तो वो क्या वजह है जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। तो ही गेव दिस ही मतलब प्रपोज दिस आइडिया कि दूसरे केस में आपके पास चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रीजन है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। तो उसने इस चीज को फैराडेज लॉ की फॉर्म में यूं स्टेट किया कि अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपने बेशक लूप को रेस्ट पर रखा था लेकिन आपने चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट है उसको मूव किया लेफ्ट में, तो मैग्नेट के लेफ्ट साइड पे मूव करने की वजह से अगेन आपके पास फ्लक्स चेंज हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से आपके पास वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई। तो दैट्स वाई आपके पास जो लूप है उसमें करंट ने फ्लो किया। अच्छा, अब इस चीज को अगर हम लोग मैथमेटिकली देख लें तो मैथमेटिकली इट्स लाइक के आपके पास के आप एक रिलेशन है, ये ईएमएफ का, या पहले पढ़ चुके हो कि जो ई है वो बराबर, ईएमएफ जो है वो बराबर होता है ई डॉट डीएल के। दूसरा हम ये भी जानते हैं कि पीछे अभी थोड़ा सा, बल्कि अभी ऊपर ही आपने देखा है यहाँ पर कि जो ई है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर भी होता है। तो दोनों के इक्वेशन के दोनों लेफ्ट साइड पे आपके पास ईएमएफ आ रहा है, तो इस वजह से ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हो। तो जब आप कंपेयर करोगे तो सिंपली व्हाट विल यू बी हैविंग, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब फाई यहाँ पे क्या चीज है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि बेसिकली आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, और मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, बी डॉट डी ए के। तो दैट्स वाई आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी डॉट डी ए, एंड दिस इज योर फैराडेज लॉ इन टर्म्स ऑफ मतलब इंटीग्रल फॉर्म में। तो इंटीग्रल फॉर्म में जब आप फैराडे लॉ स्टेट करते हो मैथमेटिकली, तो इट विल बी लाइक ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी डॉट टी ए। और इसका स्टेटमेंट ये है कि अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन सी ये पार्शियल बाय पार्शियल टी है, दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तभी आपके पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड या ये जो फ्लक्स है ये कांस्टेंट होता है तो फिर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये था आपके पास फैराडेज लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। इसी चीज को आप डिफरेंशियल फॉर्म में भी फैराडेज लॉ को लिख सकते हो, कैसे कि ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है अगर आप इसके ऊपर स्टोक्स थ्योरम लगा दें। स्टोक्स थ्योरम क्या था कि आपके पास स्टोक्स थ्योरम अगर हम लोग लगाएं तो बेसिकली इट्स लाइक ई डॉट डी एल, ये आपके पास बराबर होता है स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग डेल क्रॉस
ई डॉट डी ए के। ठीक है, ये क्लोज लूप पर लग रहा है, ये भी आपके पास लूप क्लोज है। ये बराबर आ जाएगा डेल क्रॉस ई डॉट डी ए। ठीक है, कुछ इस तरह से। इस वजह से आपके पास ये जो पोर्ट है, इसकी जगह पर डेल क्रॉस ई डॉट डी ए का टर्म आ जाता है। अब चूंकि यहाँ पर भी सरफेस पे इंटीग्रल है, इस तरफ भी सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा, कैंसलेशन हो जाएंगे, और इन द एंड आपके पास ये डिफरेंशियल फॉर्म बन जाएगी फैराडेज लॉ की, विच इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी। जैसे पहले भी मैंने बात की कि आपके पास ये जो ई है, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। तो अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हुई, तो आप अगेन आ जाते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिजीम में। ठीक है, जहां पे चार्जेस आर एट रेस्ट। उस केस में आपके पास डेल क्रॉस ई जो है वो जीरो हो जाता है, जैसे आपने चैप्टर 2 में सारी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स को स्टडी किया है। तो अगेन यहाँ पर देखिए कि Faraday's law reduces to old rule E dot dl is equal to zero, यानी डेल क्रॉस E is equal to zero इन स्टैटिक केस, जहां पर आपके पास कांस्टेंट B है। लेकिन अगर आपके पास आपका मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो यू विल वोंट बी एनी मोर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक regime। आप मूव कर जाओगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक regime या क्वाज़ी स्टैटिक regime, डिपेंडिंग ऑन द केस। अच्छा, अब आते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की तरफ। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या हुआ था कि आपके पास ना तो लूप को चेंज किया था, उसको मूव किया था, और ना ही उसने मैग्नेट को मूव किया था। बल्कि फैराडे ने क्या किया, उसने जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको चेंज कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर चेंज हो रही है, तो दैट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो इस सूरत में भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, यानी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि देखने में तीनों एक्सपेरिमेंट जो है फैराडे के, उनकी नोयत दिखने में जो है वो मुख्तलिफ लगती है, लेकिन तीनों के केस में आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की सेम वैल्यू आती है। वो इसी पैटर्न को फॉलो करता है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। दैट्स वाई वी कैन से कि ये यूनिवर्सल फ्लक्स रूल है, कि जब भी आपके पास किसी लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। यानी वेन एवर, फॉर वट एवर रीजन, the magnetic flux through a loop changes and EMF will appear in the loop। इस चीज को हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉ। आई होप इट्स क्लियर। इसको देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हुआ, नहीं क्लियर हुआ, तो यू कैन आस्क मी। अच्छा, अब यहाँ पर यू कैन सी कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये जो चेंज इन फ्लक्स है ना, इसके दरमियान में जो रिलेशन आ रहा है वो लाइक नेगेटिव साइन 180 डिग्री फेज शिफ्ट का आ रहा है, मतलब दे आर लाइक अपोजिट टू ईच अदर। अब यहाँ पे दैट मीन्स की डायरेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फैराडेज लॉ में ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। तो इस चीज को जो है सॉर्ट आउट करने के लिए जो इजी चीज है वो ये है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ बेसिकली मैनिफेस्टेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, और वो बहुत सिंपल सा है कि वो सिंपली टेल्स यू कि नेचर एब्होर्स अ चेंज इन फ्लक्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास कुदरती तौर पर ये होता है कि जो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि वो उस कॉज को अपोज करेगा जो उसे प्रोड्यूस करा रही है। यानी कि induced current will be in such a direction that it will oppose the cause which is producing it। तो अगर cause आपके पास है मतलब किसी फ्लक्स पहले जीरो है, लेकिन आप कोई मैग्नेट पास लेकर आते हो किसी लूप के, तो उसका पास आना जो है वो कॉज है। ठीक है, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस गुजरती है ना। यानी अगर इस चीज को हम लोग देखें इस तरह से कि एक एक्सपेरिमेंट है जो माइट भी आपने पहले भी किया हो, कि ये आपके पास एक मैग्नेट बार है ऐसे, जिसका एक नॉर्थ पोल है और इसका एक साउथ पोल भी होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक कॉइल पड़ा हुआ है ऐसे, और यूं जो है कॉइल किसी जो है वो गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दो आप इसको।
जो कि ये रीड कर सके कि आया आपके पास यहाँ पे सर्किट में कोई करंट फ्लो कर रहा है या नहीं फ्लो कर रहा। ठीक है, आपने इस वाले सर्किट के अंदर कहीं पे भी कोई पोटेंशियल सोर्स नहीं लगाया है। तो अब होगा क्या कि जैसे आप इसको पहले ये मैग्नेट दूर है, जब मैग्नेट दूर है तो इसके अंदर से कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन जैसे ही आप इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आओगे तो क्या होगा कि इस मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से भी गुजरेंगी। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स था जीरो, लेकिन अब मैग्नेटिक फ्लक्स की कोई ना कोई वैल्यू अपेयर हो गई है। तो होगा क्या, अब कॉज क्या है, मतलब होगा क्या उसकी वजह से कि यहाँ पे एक जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चूंकि चेंज आया, दैट्स वाई यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा जो गैल्वेनोमीटर रीड कर लेगा। अच्छा, अब इस इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसे होगा, वो इस तरह से होगा कि उसने उस कॉज को अपोज करना है जिसने इसको प्रोड्यूस करवाया है, और वो कॉज क्या थी, इस मैग्नेट का पास आना। तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि इसने करना इस तरह से है कि यहाँ पर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगा कि इसका ये सिरा नॉर्थ पोल बन जाए ताकि ये इसको रिपेल करे। तो यूं आपके पास डायरेक्शन जो है वो इंड्यूस करंट की वो सेट होती है। अब इसमें मजे की बात यह है कि जैसे ये साइड नॉर्थ पोल के तौर पर एक्ट करेगी तो ये मैग्नेट रिपेल हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा। अब क्या होगा कि जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना है। किस तरह से कि पहले मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है पास आने पर, लेकिन दूर जाने पर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। तो दैट मीन्स कि अगेन आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि उस कॉज को अपोज करे जिसने इसको प्रोड्यूस करवाया है, और वो कॉज क्या है, मैग्नेट का दूर जाना। तो इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंड्यूस करंट इस तरह से अपने आप को जनरेट करेगा कि ये सिरा जो है इसका वो बन जाएगा साउथ पोल, ताकि नॉर्थ साउथ पोल को अट्रैक्ट करे, ताकि आपके पास जो फ्लक्स में चेंज है उसको ये खत्म कर सके। तो यूं ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो इन शॉर्ट लेंज़es लॉ स्टेट्स दैट के the direction of induced current will be in such a way that it will be opposing the cause producing it। तो यूं लेंसेस लॉ की मदद से हम लोग ये जो डायरेक्शन जो चीज है इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। तो लेट्स मूव ऑन टू दोस एग्जांपल्स। पहले जो हमारे पास एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 7.5। उसका स्टेटमेंट देखते हैं पहले। एंड इट्स अ वेरी नाइस एग्जांपल, ये आपको काफी मदद देगी ये जो फेराडेज लॉ है और इस चीज को समझने में कि फ्लक्स और आपके पास जो होता है ये ईएमएफ, ये कैसे आपस में रिलेटेड है। तो पहले स्टेटमेंट को जरा गौर से देखिएगा, उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो स्टेटमेंट इज लाइक के अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये जो आपके पास ये सिलेंडर सा बना हुआ है ये बेसिकली एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। इसका लेंथ है एल, और इसका जो रेडियस है ये इसका एक्सिस है, और इसका रेडियस ए है। अब इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन है, और आप मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन देख रहे हो कि दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस। अच्छा, अब इसको हम लोग मूव करते हैं वेलोसिटी v के साथ इस डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट साइड पे। बाहर एक रिंग पड़ा हुआ है जिसका जो साइज है डायमीटर है वो आपके इस सिलेंड्रिकल मैग्नेट से बड़ा है। तो होता ये है कि आपके पास जैसे ही आप इसको वेलोसिटी v के साथ इस रिंग की तरफ मूव करोगे तो ही इज आस्किंग कि आप ग्राफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बेसिकली आपने बिहेवियर बताना है कि ईएमएफ जो है जो जनरेट होगा इस रिंग के अंदर वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम उसका बिहेवियर क्या रहेगा। तो लेट्स मूव ऑन टू इट। ओके, अब चूंकि ये आपके पास एक मैग्नेटिक सिलेंडर है जो कि यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड है, दैट्स वाई सरफेस करंट जो है वो आपके पास होगी एम फाइव, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब आपके पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट एम इनसाइड, लेकिन एंड्स पर नहीं, क्योंकि एंड्स पे जारी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बाहर की तरफ स्प्रेड आउट होती है ना। तो इस वजह से इनसाइड म्यू नॉट एम है एक्सेप्ट एट द एंड्स। अच्छा, आउटसाइड जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड उसकी वैल्यू है जीरो। और यहाँ पे दो चीजें बस हमने माइंड में रखनी है कि जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स वो बराबर होता है बी डॉट डी ए के, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बराबर होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी के।
अच्छा, अब यहाँ पर पहला केस, जब हमने मैग्नेट जो है वो दूर था आपके इस रिंग से, यानी मैग्नेट इतना दूर है रिंग से कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास, रिंग में से पास नहीं कर रही है। तो अगर कोई पास ही नहीं करेगी तो फिर क्या होगा, फाई किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। इसलिए कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, इट वॉज फार अवे। दैट्स वाई आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज कोई लाइन पास नहीं कर रही, कांस्टेंट है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, केस नंबर टू, जब आप इस मैग्नेट को इस जो है रिंग इसके पास लाना शुरू करेंगे, फिर क्या होगा। अब जब इसको पास लाना शुरू करोगे तो आप देख रहे हो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ज्यादा गुजरेंगी इसके अंदर, आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस रिंग से गुजरेंगी उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लीनियरली इंक्रीज करेगा टाइम से, तो आपके जो, चूंकि रिलेशन है इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो अगर फाई इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में। क्योंकि मैं फाई को जो इंक्रीजिंग फाई है उसको मैं पॉजिटिव ले रही हूँ, तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, केस थ्री होगा कि जब आपके पास आपका ये जो मैग्नेट है वो सारे का सारा इस रिंग के अंदर आ जाता है, तो अब जो इंक्रीज है वो होते होते एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेगा, बिकॉज एग्जैक्टली आपका मैग्नेट उस रिंग के अंदर है। तो इस वजह से फाई अगेन कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, बी जो है वो आपके पास पहले बताया है कि म्यू नॉट एम के बराबर है, और डी ए जो है वो आपके पास पाई ए स्केयर के बराबर है। यानी ए जो है वो रेडियस था आपके मैग्नेट का फ्रॉम द एक्सिस। तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो अगर फाई कांस्टेंट है तो डी फाई बाई डी टी जीरो है, दैट मीन्स कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं केस फोर की तरफ, यानी कि जो आपका मैग्नेट है उसका जो पिछला हिस्सा है वो भी उस रिंग के अंदर से बाहर निकल के दूर जा चुका है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप उस मैग्नेट को दूर ले जाओगे रिंग से, रिंग पीछे रह गया, मैग्नेट आगे निकल गया है, अब आपके पास फाई, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें से गुजर रही थी वो कम होना शुरू हो जाएंगी, वो कम होंगी तो फाई डिक्रीज कर जाएगा। और अगर फाई डिक्रीज करेगा तो अब आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज दे बोथ आर रिलेटेड विद अ माइनस साइन। तो अब इस चीज को, चूंकि आई होप कि अब ये सारे का सारा सिचुएशन, सारा सिनेरियो आपको इन चार केसेस की मदद से क्लियर है। अब क्वेश्चन ये था कि आपने इस केस में ईएमएफ को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ड्रॉ करना है। तो अगर हम लोग पहले देख लें फाई और टी का रिलेशन आप इसमें क्या है, तो पहले तो मतलब फ्लक्स नहीं था, फिर फ्लक्स बढ़ता है, कांस्टेंट वैल्यू अचीव करता है, और मैग्नेट को दूर ले जाने पर विद पैसेज ऑफ टाइम वो वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। अब हम लोग देखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो असल क्वेश्चन था हमारा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम का आपस में क्या रिलेशन है। तो पहला केस, जब आपके पास आप मैग्नेट को पास लाना जब आपने शुरू किया इनिशियली, तो सबसे पहले केस में तो आपके पास जब मैग्नेट बहुत दूर था तो वहां पे कोई फ्लक्स नहीं होगा, ये आपके पास छोटी सी लाइन यहाँ पे ये शो कर रही है। उसके बाद क्या हुआ कि जब आपने मैग्नेट को उस जो है रिंग उसके पास लाना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो वैल्यू है उसकी वो बढ़ना शुरू हो गई आपकी ईएमएफ की। तो फाई चेंज होना शुरू हुआ, जब फाई आपके पास चेंज होना शुरू हुआ, तो, यानी बढ़ रहा है, तो आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नेगेटिव है, इसलिए पीक डाउनवर्ड आ गई। उसके बाद आप उस सिचुएशन में पहुंच जाते हो जब आपका मैग्नेट रिंग के अंदर है, यानी वो जब आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई थी फाई की, वो वाली वैल्यू की बात कर रही हूँ। ये केस नंबर थ्री जो है आपका, ये कि जब आप उसको रिंग को बिल्कुल इनसाइड ले आए हो, मैग्नेट को रिंग के बिल्कुल इनसाइड ले आए हो, तो आपके पास फाई की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इस वजह से आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया जीरो। एंड यू कैन सी कि ये यहाँ पर जीरो लाइन को टच कर रहा है। फिर उसके बाद मैग्नेट को जब दूर लेके जा रहे हैं तो फाई आपके पास डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव है, दैट्स वाई आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी पीक पॉजिटिव होगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में इनवर्स रिलेशन है। तो दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, अब ये वाला तो हो गया हमारा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और चेंजिंग फ्लक्स के दरमियान रिलेशन। अब चूंकि डायरेक्शन जो है फेराडेज लॉ की वो डिटरमिन करता है आपका लेंजेस लॉ से, कर लेते हैं हम लोग। तो लेंजेस लॉ को लेकर एक एग्जांपल है जो इसका स्टेटमेंट देखते हैं और इसको भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 7.6 है ये आपके पास, इसको कहते हैं द जंपिंग रिंग डेमोन्स्ट्रेशन। इफ यू वाइंड अ solenoidal coil, this coil, around an iron core,
The iron is there to beef up the magnetic field. Place a metal ring on top and plug it in. The ring will jump several feet in the air. Why? यानी वो पूछ ही रहा है आपसे कि आपके पास एक सोलेनॉइडल कॉइल है जिसको आपने एक सिलिंड्रिकल आयरन रॉड के गिर्द लपेट दिया है ताकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म हो इनसाइड। अब इस और आपने प्लग इन कर दिया सारा सिचुएशन, ठीक है। प्लग इन करने से क्या होगा कि यहाँ पे करंट पास करेगी। करंट पास करने से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और वो बाहर भी स्प्रेड आउट होगा। अब यहाँ पे एक रिंग है जो ऐसे पड़ा था, लेकिन जैसे ही आप इसको ऑन करते हो सर्किट को, तो क्या है, कुछ फ्लक्स लाइंस इसमें से भी गुजरती हैं, लेकिन जब आप इस रिंग को पास लेकर आते हो तो रिंग बहुत दूर उछल के जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ये लेंजिस लॉ की वजह से है, क्योंकि लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी इन सच अ डायरेक्शन दैट इट विल बी अपोजिंग द कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग इट। तो इनिशियली आपके पास जब ये सर्किट ऑन नहीं था तो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास नहीं कर रहा था, कोई मसला नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने इसको ऑन किया, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से भी पास किए। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले जो जीरो थी अब हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। अब चूंकि कॉज है इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गुजरना, तो इस वजह से करंट ने अपनी डायरेक्शन यूं जो है ओरिएंट करनी है कि ये उसको कि वो इस जो चेंज है इसको अपोज कर सके। दैट्स वाई जो डायरेक्शन है वो होगी आपके पास यहाँ पर, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो डायरेक्शन ये बनेगी इसकी क्लॉकवाइज, ताकि ये इस चेंज को जो है वो अपोज कर सके, और दैट्स वाई ये फ्लाई ऑफ करेगा। ये नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अब जब हम लोग के पास फैराडे लॉ, इनिशियली अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि आपके पास जो डाइवर्जेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है रो बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज डेंसिटी वहां पर मौजूद है। लेकिन डेल क्रॉस ई क्या होता है? जीरो। तो जब भी आपके पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो एंड डेल डॉट ई मतलब इट हैज सम वैल्यू, या फिर लाइक अगर रो जीरो हुआ तो उस केस में ये जीरो हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली वो केस जिसमें आपके पास कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो आप होते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिजीम में। लेकिन अगर आपके पास जब आप मूव करते हो प्योर फैराडे फील्ड में, तो उस केस में फिर आपके पास डेल क्रॉस ई जो है वो जीरो नहीं रहता, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो उस केस में डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी। ये फैराडेज लॉ है अपने डिफरेंशियल फॉर्म में, आपने अभी थोड़ी देर पहले इसको कैसे डिराइव किया ये देखा है। तो इस केस में डेल डॉट ई जीरो हो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी, तो इस केस में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं हैं, बल्कि आप होंगे अगर आपके फील्ड तेजी से चेंज हो रहे हैं तो यू विल बी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिजीम। और इन केस अगर आपके पास ये स्लोली चेंजिंग फील्ड्स हैं तो आप होंगे क्वाज़ा स्टैटिक फील्ड में। क्वाज़ा स्टैटिक फील्ड को थोड़ा सा हम लोग आगे, क्वाज़ा स्टैटिक फील्ड्स बेसिकली आपके पास ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्लोली चेंज हो रहे होते हैं। यानी वहां पे वो बहुत तेजी से वो चेंज नहीं हो रहे होते। वहां पर लॉज ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, और आप कह सकते हैं कि बेसिकली क्वाज़ा स्टैटिक फील्ड जो है वो दे आर लाइक ऑन द मिडिल ग्राउंड बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो चूंकि ये आपके पास क्वाज़ा स्टैटिक फील्ड है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड्स, आपके अब जो फील्ड्स हैं आपके वो इतनी तेजी रैपिडली वेरिंग नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर मतलब दिस इज एग्जैक्टली मैथमेटिकली इक्वल टू द मैग्नेटोस्टैटिक्स, जहाँ पे डेल डॉट बी जीरो होता है और डेल क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है म्यू नॉट जे के। तो बिकॉज ऑफ दिस रिजेम्बलेंस, दिस एनालॉजी, तो हम लोग इसको जो है, जो बायोट सेवरेट लॉ है, उसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि E इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर पाई पार्शियल बी बाय पार्शियल टी क्रॉस आर ओवर आर स्क्र डी टॉ। अपने जो है बायोट सेवरेट लॉ वो पीछे देखा होगा कि दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस, म्यू नॉट आई ओवर फोर पाई डी एल क्रॉस आर ओवर आर स्क्र। ये आपका
बायोट-सेवर्ट लॉ था इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी इज इक्वल टू ये म्यू नॉट आई, आई इज द करंट, म्यू नॉट जो है वो आपके पास क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ओवर 4 पाई विच इज अ कांस्टेंट। ये आपने पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है। और ये हो जाएगा आपके पास डीएल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आर लिखा है, और ये वॉल्यूम एलिमेंट डी टॉप। ठीक है, तो बिल्कुल इसके ही जो पैरेलल है ये यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ फैराडेज लॉ, मतलब ये जो, बिकॉज ये इनके दरमियान में जो है एक रिजेम्बलेंस है, दैट्स वाई हम लोग जो है इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं लिख सकते हैं आपके सामने। और अगर आपके पास सिचुएशन में सिमेट्री भी हो, तो उस केस में जो एम्पेयर्स लॉ है आपके पास, ये बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई एनक्लोज, ये फेरेडे लॉ के टर्म्स में ये फॉर्म बना लेता है। और इट इज इंपॉर्टेंट, ये आगे हम लोग काफी एग्जांपल्स में इसको यूज करेंगे कि ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एम्पियरन लूप प्लेज द रोल फॉर्मली असाइंड टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। Okay, now our next example is example 7.7. A uniform magnetic field, BT, is pointing straight up, fills the shaded circular region of 7 point, उसको आगे diagram को बल्कि देखते हैं. If B, let me move on to the figure first ताकि आपको clarity हो. ये मेरे पास ये figure है example 7.7 को लेकर। अब आप देख रहे हो कि इसमें ये जो शेडेड रीजन है ये आपके पास एक सर्कुलर लूप सा है, सर्कुलर रीजन है, और इसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अपवर्ड पॉइंट कर रही है। और इसमें नोट करने वाली बात ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के एतबार से तब्दील हो रही है। ठीक है, a uniform magnetic field B as a function of t is pointing straight up, fills the straight shaded circular region. If B is changing with time, what is the induced electric field? Okay, B is changing with time, and we know that if a magnetic field is changing with time, an electric field is induced. So what is the value of that induced electric field? That's what we are supposed to find out. So let's do this. ओके, क्योंकि मुझे फाइंड करना है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने देखा कि अगर सिचुएशन में सिमेट्री हो तो हम लोग इसको एम्पेयर्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ फैराडे लॉ जो है वो लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो दैट्स वाई मुझे एक एम्पेयरन लूप लेना होगा जो मैंने सपोज किया कि उसका रेडियस है एस। ये आपके सामने इस डायग्राम में जो ग्रीन वाला है वो आपके पास एक्चुअल जो है सर्कुलर रीजन है, और जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही हैं, और वो विद पैसेज ऑफ टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में चेंजेस हैं। तो हमने ई फाइंड करना है, उसके लिए मैंने फैराडेज लॉ अप्लाई किया। अब ये जो ई है, जो डी एल है आपका लेंथ एलिमेंट, वो हो जाएगा 2 पाई एस माइनस डी बाई डी टी इंटू बी फंक्शन ऑफ टी डॉट डी ए, क्योंकि फाइव जो है वो बी डॉट डी ए के बराबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो। तो इसमें जो डी ए है आपका, जो एरिया एलिमेंट है, वो क्या बन जाएगा, पाई एस स्क्वायर।
तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए बन जाएगी dv बाई dt। अब इसमें कुछ कैंसलेशंस होते हैं, वो कैंसिल कर दीजिए, और फाइनली आपके पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन क्या वैल्यू आ जाएगी, -s/2 db बाई dt। और ये होगी आपके पास ये सरकमफेरेंशियल डायरेक्शन में। तो अगर आपके पास बी जो है वो विद पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो ई की जो डायरेक्शन है वो होगी क्लॉकवाइज, अगर आप इसको ऊपर से व्यू करोगे, क्योंकि वो डायरेक्शन ने रिवर्स होना है इस वजह से। ठीक है। और अगर बी जो है वो डिक्रीज कर रहा होगा, तो फिर आपके पास जब आप ऊपर से व्यू करोगे तो डायरेक्शन क्या बन जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई होप इट्स क्लियर कि हम लोग किस तरह से जो है वो सिमेट्री का फायदा लेकर, और जो है ये क्वाज़ा स्टैटिक regime में फैराडे लॉ को यूज करके किस तरह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली एक और एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी चीज से ही रिलेटेड है। पहले एग्जांपल को हम लोग समझें, स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके लिए डायग्राम जो है ये फिगर 7.26 है। तो लेट्स सी व्हाट इज इट। अ लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा is glued onto the rim of a wheel of radius b। अब आपके पास यहाँ पे देखो एक डायग्राम है। डायग्राम में ऐसा है कि जो इसका बैरूनी हिस्सा है, ये जो ये वाला, ये कंडक्टिंग है। एक लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो है वो इसके ऊपर ग्लूड है। ठीक है, सिर्फ इस पे। बाकी अंदर जो है वो इंसुलेशन है आपके पास। अब हो ये रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इसके अंदर से गुजर रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से गुजर रही है, सिर्फ इस एरिया जिसका रेडियस है ए, जिसको शेडेड शो किया हुआ है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो यूनिफॉर्म है, विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रही। ये बी नॉट जो है ये शो कर रहा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि लाइन चार्ज लैम्डा इज ग्लूड ऑन टू द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस बी विच इज देन सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली। और आपने इसको हॉरिजॉन्टली जो है वो सस्पेंड किया हुआ है, so that it is free to rotate. The spokes are made of some non-conducting material, wood maybe. In the central region, out to radius A, there is a uniform magnetic field B naught pointing up. Now someone turns off the field, what happens? यानी पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट, लेकिन फिर मैग्नेटिक फील्ड को टर्न ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जीरो। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड है, बाद में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गया। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो आपके पास एक जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वो क्या होगी, क्या सिचुएशन बनती है, उसका इस जो है ये जो व्हील है इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सब चीजों को हमने कैलकुलेट करना है। तो चले देखते हैं इसको। ओके। तो चूंकि सबसे पहले यही वाली बात कि चूंकि आपके पास इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास चूंकि स्विच ऑफ कर दिया तो हो गई जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आई जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ये मैंने उसका डायरेक्शन बना दिया, वो है एंटी क्लॉकवाइज आपके पास यहाँ पे आपके सामने। अब लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन तो पता चल गई, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैंने फैराडेज लॉ अप्लाई किया, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू -d∅/dt। इसको सॉल्व करेंगे। अब आपके पास जो है जब भी आपने ये करना है ना, लाइक कि मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ किया, तो उससे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तो आपका ये चूंकि जो व्हील है ये हॉरिजॉन्टली लटका हुआ है ना, मुअल्लक है, तो एकदम जो है वो जर्क इसमें पैदा होगा, रोटेशनल इफेक्ट इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक। तो चूंकि जो चार्जेस हैं वो आपके पास किस पर ग्लूड है, आपके आउटर रिम यानी बी तक पे। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे जो लेंथ एलिमेंट है ये बराबर आ जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ दिस आउटर रिम, जो कि बन जाएगा 2 बाय बी के बराबर। एंड दैट इज इक्वल टू -d/dt इंटू बी डॉट ए। अब इसमें ए जो है आपके पास ये वो पोर्शन है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, उसका रेडियस है ए, तो इस वजह से ये बन जाएगा πa²। तो आपके पास ये जो एरिया है ये बन जाएगा πa²। वैल्यूज आप इसके अंदर प्लग इन करोगे, जो कैंसलेशन होते हैं उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल वैल्यू बन जाती है -a²/2b dv/dt इंटू ये जो है यूनिट वेक्टर 5। और इसकी डायरेक्शन है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। अब चूंकि आपके पास जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो एक जर्क झटका भी लगेगा, टॉर्क सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। वो टॉर्क की क्या वैल्यू होगी वो भी हमें कैलकुलेट करना है। अब
जो टॉर्क है, सिंस टॉर्क इज प्रोड्यूस ऑन लेंथ ऑफ सेगमेंट डीएल, विच इज, टॉर्क जो है वो बराबर होता है आर क्रॉस एफ के। आर जो है वो आपके पास जो है वो रेडियल डिस्टेंस है, मतलब पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, और एफ आपके पास फोर्स है। तो आर जो है वो आपके पास बराबर होगा बी पे, बी के, क्योंकि यहीं पे jerk लग रहा है बी। और आपके पास एफ जो है, फोर्स जो है, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो क्यू ई के बराबर होगी। और क्यू जो है यहाँ पर वो किसके बराबर होता है, लेमडा डीएल के, क्योंकि यहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी है। ये पहले से बताया है कि जो आउटर रिम है वहां पे आपके पास लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा जो है वो ग्लूड है। तो ये सब वैल्यूज को जब आप इसमें प्लग इन करते हो आर क्रॉस एफ की जगह पर, तो आपके पास टॉर्क बन जाएगा बी लेमडा डीएल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब आप डालते हो, यानी पुटिंग 2 इन 1, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, टॉर्क की माइनस बी लेमडा डी एल ए स्क्र ओवर 2 बी डी बी बाय डी टी। इसको सॉल्व करोगे, जो कटिंग्स होते हैं, उसके बाद सिंपली टॉर्क आपके पास इस चीज के बराबर आ जाता है। अब ये तो मैंने लिया एक छोटे लेंथ एलिमेंट के लिए। अब इसको पूरा जो है रिम है उसके ऊपर अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, टोटल टॉर्क ले लें। टोटल टॉर्क को मैंने डिनोट कर दिया एन के साथ। तो एन जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस ए स्क्र लेमडा ओवर 2 dB/dt। और ये ओवरऑल उसको इंटीग्रेट कर दिया ओवर द क्लोज लूप डीएल। डीएल जो है वो आपके पास 2 π b है। अपने वैल्यूज इंसर्ट किए और आपके पास टोटल टॉर्क जो है उसकी वैल्यू आ गई क्वेश्चन 3 की फॉर्म में, माइनस ए स्क्र। ए वो वाला रेडियस है जिस पोर्शन जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, लैम्डा आपकी लाइन चार्ज डेंसिटी है, बी आपका आउटर रिम का रेडियस तक का रेडियस है, और ये मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम है। अच्छा, अब चूंकि आपके पास यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली इसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम और जो टोटल टॉर्क है, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर बाय दिस फॉर्मूला, which is in the form of equation number 4, L is equal to n dt. What we are supposed to do now is we will be putting the value of n from equation number 3 in equation number 4, और हमने यहाँ पे प्लग इन कर दी वैल्यूज को। और चूंकि यहाँ पर जो है डी टी आ रहा है, ये भी डी टी ए कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो वेरिएबल है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, विच इज इनिशियली बी नॉट, एंड आफ्टर द फाइनल फाइनल जो है वो आपने स्विच ऑफ कर दिया था, दैट्स वाई फाइनली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू था 0। तो दीज आर द लिमिट्स फॉर इट। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, माइनस को अंदर एब्जॉर्ब कर लो, इसे सॉर्ट आउट करोगे, तो फाइनली आपके पास ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास जब आपने इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ था और फिर मैग्नेटिक फील्ड को जब स्विच ऑफ किया, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपके पास एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से जर्क लगा, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ। इन सब चीज़ों को हमने एग्जांपल 7.8 में कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप कि इस वाले प्रॉब्लम से आपका जो फैराडेस लॉ का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं वो चीज़ क्लियर हुई होगी। और ये भी आपने इन दोनों एग्जाम्पल से देखा होगा कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो भी आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करा रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड खुद तो जो है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन आप उसको टाइम के हिसाब से, मतलब उसकी वैल्यू 0 है, मैक्सिमम करते हो, तो उस चीज में भी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इसे कैसे कैलकुलेट करना है वो इन दोनों प्रॉब्लम्स में हमने देखा। ये प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से आपने करना है, बिकॉज आपके, अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो आपका EMT 2 का पेपर है, इसमें आपके पास एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। अच्छा, अब इन्हीं से रिलेटेड ना एक तीसरा एग्जांपल भी है सेम चीज को। अच्छा, क्वाज़ा स्टैटिक फील्ड को मैंने पीछे आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि ये क्या होती है। ये क्वाज़ा स्टैटिक फील्ड मतलब ये आपके पास मिडिल ग्राउंड है बिटवीन, क्वाज़ा स्टैटिक फील्ड्स वो हैं जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दे आर वेरिंग स्लोली। तो बेसिकली इट्स अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिजीम। ठीक, और यहाँ पे जो लॉस ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स हैं वो मतलब अप्लाई हो सकते हैं। तो ऐसे रिजीम को बोलते हो क्वाज़ा स्टैटिक रिजीम। ओके, तो आगे इसी क्वाज़ा स्टैटिक रिजीम से रिलेटेड ही आपका ये क्वेश्चन है, फैराडेस लॉ से रिलेटेड आपका ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7.9। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पेपर्स में आई हुई है।
Example is कि an infinitely long straight wire carries a slowly varying current I as a function of time t। ठीक है, यानी I जो है वो कांस्टेंट नहीं है, विद पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हो रही है, लेकिन चेंज जो है वो स्लो है। ये स्लो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर इन क्वाज़ास्टैटिक फील्ड। आप मैग्नेटोस्टैटिक के लॉस भी यहाँ पे अप्लाई करके, यानी कि फैराडे लॉ अप्लाई करके अपनी जो मतलूबा वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो फाइंड कर सकोगे। अगर ये स्लोली वेरिंग ना होती तो आपके पास सिचुएशन मुख्तलिफ होगी। Determine the induced electric field as a function of the distance s from the wire। ठीक, कि आपके पास ये वायर है जिसमें स्लोली वेरिंग करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। आपने जो है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अब उसके लिए क्या किया है कि हमने एक एम्पियरन लूप ले लिया है जो कि एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, क्योंकि हम लोग ये शो करना चाहते हैं, मतलब ई को एज अ फंक्शन ऑफ एस। तो इस वजह से इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला जो लाइन एलिमेंट है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर, करंट कैरिंग वायर इज एस नॉट। जबकि इसका ये जो बाहर वाला जो लाइन एलिमेंट है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है फ्रॉम योर आई एंड दैट इज इक्वल टू एस। और ये जो एम्पेयरन लूप है, इसका जो टोटल लेंथ है वो है आपके पास एल। अच्छा, यही सेम एग्जांपल जो है वो चैप्टर 5 में भी किया है। चैप्टर 5 में जब आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है इस तरह से, तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ऐसे ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, इसके गिर्द जो है वो यूं दायरे में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसकी वैल्यू होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट टाइम्स आई ओवर 2 पाई, और जो भी रेडियस होगा आपके इस लूप का। तो लेट सपोज अगर उसका लूप का रेडियस एस रखते हो, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 पाई एस, जैसे ये भी शो किया हुआ था यहाँ पर। एनीवेज, तो अगर आपके पास करंट आए किसी ऐसे वायर से फ्लो करती है, तो उसके गिर्द उसकी विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वैल्यू होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस। ये मैग्नेटोस्टैटिक्स का केस है, चैप्टर 5 में भी डिड इट। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो आई है, ये आई कांस्टेंट नहीं है, दैट इज वेरिंग विद टाइम, तो दैट्स व्हाई एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग फैराडे लॉ से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने एम्पियरन लूप लिया, और एम्पियरन लूप लिया था हमने एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, जिसमें निचला सिरा का जो डिस्टेंस है वो एस नॉट है फ्रॉम दिस वायर, और ये जो ऊपर वाला लेंथ एलिमेंट है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज एस। तो हमने अब लगाएंगे इसके ऊपर एम्पियर्स लॉ, सॉरी फैराडेज लॉ। तो जब मैंने फैराडे लॉ अप्लाई किया, तो ई डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी डॉट डी ए। तो अब आपके पास ई जो है, जो लेंथ एलिमेंट है, वो चूंकि इसमें वेरिएशन है और आपने शो करना है कि एज ई को एज अ फंक्शन ऑफ एस, तो इसलिए आपके पास ये बन जाएगा ई एस नॉट एल, क्योंकि लेंथ एलिमेंट एल था, माइनस ई एस एज अ फंक्शन ऑफ एस इंटू एल। ठीक है, ई एल, पहला वाला फंक्शन ऑफ एस नॉट, अगला वाला फंक्शन ऑफ एस, माइनस डी बाई डी टी बी डॉट डी ए। तो अब यहाँ पर इस बी की वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है ना म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस, वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की। अब उसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस तरह से है कि आई जो है वो विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज कर रहा है, इसलिए डी बाई डी टी अप्लाई हो जाएगा करंट के ऊपर, और बाकी जो चीज है वो आपके पास क्या बन जाएगी, म्यू नॉट एल ओवर 2 पाई। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ जाएगी। जो चीज कांस्टेंट नहीं है वो है डिस्टेंस, क्योंकि वो वेरी करेगा, उसको हम लोग इंटीग्रल में एज अ वेरिएबल इनसाइड ले लेंगे, और लिमिट्स होंगे एस नॉट से एस के। तो ये वैल्यूज आपने डाली, जब इसको सॉल्व करोगे तो नेचर लॉग एस बन जाएगा, और सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा माइनस म्यू नॉट एल डी आई ओवर डी टी इंटू 2 पाई एल एन एस, नेचर लॉग ऑफ एस माइनस नेचर लॉग ऑफ एस नॉट। और दूसरी तरफ आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं। ओके, अब हमने ई को चूंकि एज अ फंक्शन, अच्छा यहाँ पे ये जो एल है ये इस एल के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमने चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ फंक्शन ऑफ एस फाइंड करना है, इस चीज को इधर रहने देते हैं। दूसरा जो है आपका ई एज अ फंक्शन ऑफ एस नॉट दूसरी तरफ चला जाएगा,
वो इस एल एन ऑफ एस नॉट के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको एक कांस्टेंट के की इक्वल रख देते हैं हम लोग। ऐसे देखो, जब इसको वही चीज को रीअरेंज करोगे तो आपके पास ये सिचुएशन बन जाती है, और के में जो है एस नॉट वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, इट्स अ कांस्टेंट, ठीक। तो ये आपके पास आपके इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको एंड करेंगे, और आई होप कि चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं। और अगर कोई इशू है आपको, तो वो आप मुझे जो है वो यहाँ पे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं, या मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तो इसको आपने अच्छे से करना है। अगर कोई इशू हुआ तो वी विल डिस्कस दैट, और उसके बाद फिर वी विल मूव अहेड। तो विद दैट लेक्चर एंड्स हियर। हैव अ नाइस वीकेंड, सी यू इन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।